Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is about deductions not allowed, जो कि बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है और आपका टैक्स का जो पेपर है उसमें एग्जामिनर इसके बगैर पेपर टैक्स का बन ही नहीं सकता। एग्जामिनर जरूर टेस्ट करता है इसमें से कोई ना कोई प्रोविजन। इसकी डिटेल्स को देखते हैं कि इसमें क्या है। बेसिक आइडिया इसकी टैक्स लॉ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस बताई हुई हैं, कुछ कंडीशंस बताई हुई हैं। अगर आप इन कंडीशंस में से कुछ भी पूरा कर देते हैं किसी एक्सपेंस को इनकर करते हुए, तो फिर वो एक्सपेंस टैक्स पर्पसेस के लिए जो इनकम आपने कैलकुलेट करनी है उस इनकम में से वो एक्सपेंस माइनस नहीं किया जाएगा। ये बेसिक आइडिया है डिडक्शन नॉट अलाउड सेक्शन 21 का। सेक्शन 21 की दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि ये न सिर्फ बिजनेस के हेड ऑफ इनकम के लिए वैलिड है, बल्कि ये दूसरे हेड्स ऑफ इनकम के लिए भी। दूसरे हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन से? फॉर एग्जांपल जैसे जो प्रॉपर्टी का हेड ऑफ इनकम है, प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में भी आपने जो डिडक्शंस माइनस करने होते हैं, अलाउएबल एक्सपेंसेस जिसको हम बोलते हैं, जो आप रेंट चार्जेबल टू टैक्स में से माइनस करते हैं, उसकी अगर आप डिटेल्स देखें तो उसमें भी वन ऑफ द आइटम विच हैज बीन रिटन एट द एंड इज कि जो आपके इनएडमिसिबल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 21 है, अंडर सेक्शन 21 जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं, ये इनएडमिसिबल डिडक्शंस अलाउएबल डिडक्शन के तौर पे माइनस नहीं हो सकते। यानी इस सेक्शन 21 के अंदर जो भी वायलेशंस गिवन है, अगर आपने कोई वायलेशन कर दी एक्सपेंस इनकर करते हुए अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो वो एक्सपेंस यहाँ भी माइनस नहीं हो सकेगा। सो ये इतनी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। थर्डली, जो कैपिटल गेन्स का हमारा चैप्टर है, उसमें जिस वक्त हम डिटरमिन करने लगते हैं कैपिटल गेन्स के लिए कॉस्ट, तो वहाँ पे भी जो वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस है इन डिटरमिनिंग द कॉस्ट, वो ये है कि कॉस्ट शैल नॉट इंक्लूड इनएडमिसिबल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 21। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सेक्शन 21 की सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा है कि ये न सिर्फ बिजनेस के हेड ऑफ इनकम को इफेक्ट करता है, बल्कि ये इफेक्ट करता है प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम को भी और कैपिटल गेन्स को भी। जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं, उसमें जो सेक्शन 40 के अंदर इसकी डिटेल्स दी गई हैं। तो जो डिडक्शंस नॉट अलाउड को अगर आप देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तो इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 21, तो यहाँ पे भी इसका जिक्र किया हुआ है टैक्स लॉ ने। तो इसका मतलब ये है कि ऑल्दो हम इसको पढ़ तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में रहे हैं, लेकिन ये आप के बाकी जो 3 हेड ऑफ इनकम बचते हैं उसमें भी इसका असर होगा। इन ये कंडीशंस इतनी इंपॉर्टेंट है। सैलरी के हेड ऑफ इनकम में चूंकि हमने ये पढ़ा था कि सैलरी के हेड ऑफ इनकम में चूंकि एक्सपेंस कोई अलाउड ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे ये वाली कंडीशन जो है वो अप्लाई नहीं होंगी, क्योंकि सैलरी के हेड ऑफ इनकम में कोई एक्सपेंसेस हम माइनस नहीं कर सकते। सो अब इस इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हम सेक्शन 21 की प्रोविजंस देखते हैं कि वो कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस टैक्स लॉ ने लगा दी हैं कि अगर आपने एक्सपेंस इनकर करते हुए उनमें से कोई भी रिस्ट्रिक्शन को वायलेट कर दिया, कोई भी कंडीशन मीट कर गए, आप कोई भी वायलेशन को मीट कर गए, तो आप एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकेंगे। नंबर 1 इज सेस रेट टैक्स ऑन प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। तो आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स के ऊपर कोई भी टैक्स लग रहा हो, रेट हो या सेस हो, वेदर पेबल इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान, चाहे आपने वो पाकिस्तान में पे किया हो या पाकिस्तान से बाहर पे किया हो, अगर वो प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स है तो वो एक्सपेंस नहीं बन सकता। ये जो आउटसाइड पाकिस्तान है, ये डेफिनेटली कोई ना कोई फॉरेन टैक्स होगा, और जो फॉरेन टैक्स है उसके लिए फॉरेन टैक्स क्रेडिट आपको मिलता है। ये टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स आपको मिलते हैं और उसको बिजनेस की इनकम में से माइनस नहीं किया जाता। इसी तरह जो भी टैक्स रेट सेस, सेस भी एक टाइप का टैक्स ही होता है, लेकिन सिर्फ इसमें फ़र्क ये होता है कि जब आपसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो वो आपको उसका पर्पस नहीं बताती। स्पेसिफिकली ये पैसे जो आपसे लिए जा रहे हैं वो
किस मकसद के लिए लिए जा रहे हैं। सो जो डिफरेंस है बिटवीन ब्रॉडली जो टैक्स में और सेस में जो डिफरेंस है वो ये है कि सेस जो है वो एक ऐसा टैक्स होता है जिसका पर्पस भी आपको बताया जाता है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज के ऊपर टैक्स लगाया जाता है जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। नाउ ये जब इसके आखिर में लग गया सेस का वर्ड, तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो पैसा लिया जाएगा ये सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, रोड्स बनाए जाएंगे, उनके लिए कोई चेक पोस्ट बनाई जाएंगी, उनको और जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है इंडस्ट्री को स्मूथली रन करने के लिए, तो वो प्रोवाइड उन पर्पजेस के लिए ये पैसा इस्तेमाल होगा। ये तालीम पे खर्च नहीं होगा, ये इलाज पे खर्च नहीं होगा, ये डिफेंस के अखराजात के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। सो सेस इज दैट काइंड ऑफ टैक्स। लेकिन जब आपसे बस टैक्स दिया जाता है चूंकि आप बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो दैट सिंपली अ टैक्स। तो पॉइंट क्या है जी? पॉइंट ये है कि अगर वो प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस के ऊपर है तो फिर वो एक्सपेंस नहीं बन सकता बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम अमाउंट्स रिसीव्ड। जो भी अमाउंट्स आप जो भी इनकम अगर आप कोई रिसीव करते हो, सो लेट्स से मिस्टर ए जो है वो सेलर है और मिस्टर बी जो है वो बायर है, ठीक है। तो अब पेमेंट जो है वो किससे किसके पास जाएगी? डेफिनेटली जो बायर है वो पेमेंट करेगा सेलर को। नाउ टैक्स लॉ में एक बहुत एक डिटेल्ड चैप्टर है अबाउट विद होल्डिंग टैक्सेस। और विद होल्डिंग टैक्सेस की थीम ये है कि बी ने जब पेमेंट करनी है और अगर वो विद होल्डिंग एजेंट की डेफिनेशन को पूरा करता है, विद होल्डिंग एजेंट की डेफिनेशन को पूरा करता है, तो वो इसको लेट्स से 100 रुपए की पेमेंट है, तो जो भी इसको बताया गया है परसेंटेज, उस परसेंटेज से ये 100 की पेमेंट करते हुए टैक्स को विदहोल्ड करेगा। लेट्स से इट इज 4%। तो इसका मतलब ये 4 रुपए बी जो है वो इसको पे नहीं करेगा और बाकी के 96 पे कर देगा ए को, ठीक है। ये 4 इसने जमा करवा देने हैं एफबीआर को, और साथ में एक रिटर्न, विद होल्डिंग टैक्स की एक रिटर्न होती है, यानी कि उसके अंदर डिटेल आपने बतानी है कि ये ग्रॉस अमाउंट कितनी थी जिसके ऊपर टैक्स काटा गया और बाकी अमाउंट ऑफ टैक्स कितनी है जो विद होल्ड की गई, और वो डिपॉजिट करवाना होता है ना। ये जो ए है इसको अब 100, इसकी जो सेल्स हैं इसकी जो सेल्स हैं वो 100 की हुई है लेकिन पैसे 96 मिले हैं। तो अब जो सेल्स हैं वो 100 से ही रिकॉर्ड की जाएंगी। ये जो 4 का टैक्स विथहोल्ड हो गया हुआ है इसको हम यहाँ पे एक्सपेंसेस में ये 4 रुपए माइनस नहीं करेंगे और ना ही यहाँ पे सेल्स को 96 से लिखेंगे, ठीक है। 100 से ही सेल्स को लिखेंगे। और इसका बेनिफिट किस वक्त मिलेगा टैक्स पेयर को? इसका बेनिफिट मिलेगा जिस वक्त वो अपना रिटर्न फाइल करेगा और ये सारी कैलकुलेशन बनाएगा जिससे अब आप काफ़ी हद तक वाकिफ हो चुके हुए हैं, और अपनी इस बिजनेस इनकम में सेल्स में से माइनस करेगा 100 की सेल्स में से जो भी इसके एक्सपेंसेस हैं अलाउड उसे, प्रोवाइडेड कि वो इन डिडक्शन नॉट अलाउड की कंडीशंस में से किसी को मीट ना करते हो, तो वो प्रॉफिट्स बनेंगे और वो प्रॉफिट्स इस इनकम में आएंगे, उसके ऊपर टैक्सेबल इनकम बनेगा, रेट लगेगा, टैक्स इम्पोज बनेगा, और फिर यहाँ पे आकर वो जो विद होल्डिंग टैक्स था 4 रुपए का वो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे उसको बेनिफिट मिलेगा उसका। इसी तरह जो टैक्स क्रेडिट्स हैं उसमें सबसे पहला टैक्स क्रेडिट जो बनाया जाता है दैट इज ऑफ फॉरेन टैक्स पेड, इसका टैक्स क्रेडिट बनाया जाता है। तो वो टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में उसकी डिटेल है। तो जो भी टैक्स आपने पाकिस्तान से बाहर पे किया है वो यहाँ पे, और यहाँ पाकिस्तान में अगर आपसे कोई टैक्स विद होल्ड कर लिया गया है तो वो यहाँ पे आपको उसका बेनिफिट मिलता है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट इज all such payments shall not be allowed as deduction
if applicable tax at source is not deducted while making payment. नाउ अब अगर आपने कोई पेमेंट की है, यहाँ पे मैं जैसे अब ये बी जो है वो बायर था, तो इसने पेमेंट की थी, ठीक है। तो ये पिछली प्रोविजन थी, उसमें हम किसको एडजस्ट कर रहे थे? उसमें हम इसको एडजस्ट कर रहे थे कि इसका जो टैक्स विदहोल्ड हुआ है वो एक्सपेंस नहीं बनाना। हम ये वाली बात कर रहे थे, रेसिपिएंट एंड की बात कर रहे थे। अब हम बात करने लगे हैं जो पे कर रहा है पैसे। तो जो पे कर रहा है पैसे, उसने अगर अगर तो वो ये विदहोल्डिंग एजेंट की डेफिनेशन को पूरा करता था और उसने ये पेमेंट करते हुए वो टैक्स विदहोल्ड नहीं किया, तो फिर इसने जो 100 रुपए की परचेज की है, जो भी खरीदारी की है, वो कोई गुड्स की खरीदारी भी हो सकती है, वो कोई सर्विसेज भी हो सकती हैं, ठीक है जी, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट्स की पेमेंट भी हो सकती है। सो और भी इसके अलावा बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो विदहोल्डिंग के प्रीव्यू में आती हैं। विदहोल्डिंग टैक्सेस का चैप्टर कैफ के सिलेबस में नहीं है। आपको सिंपली बताया हुआ होगा कि टैक्स कितना विदहोल्ड हुआ या होना चाहिए था और नहीं हुआ, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई होगी। वो टैक्स विदहोल्ड करना बनता था या नहीं बनता था, ये आपके सिलेबस में नहीं है। सो इम्पोर्टेंट इज कि अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट की डेफिनेशन को पूरा कर रहे थे और आपने ये परचेज 100 की और पूरे 100 की पेमेंट कर दी, तो फिर ये जो परचेज है ये आपको एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं होगी, ठीक है। परचेजेस के केस में मामला थोड़ी सी और डिटेल भी है जो अभी अगले सेंटेंस में आ जाएगी। तो यहाँ पे अभी आप ये समझें कि कोई भी एक्सपेंस, इसको मैं स्पेसिफिकली परचेज से नहीं लिखता क्योंकि वो फिर आगे आप कंफ्यूज हो जाओगे उससे। तो अभी हम पहली चीज जो हमने समझी है वो ये कि जो भी आप एक्सपेंस पे करेंगे, वो पे करते हुए अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट थे और आपने टैक्स विदहोल्ड नहीं किया, तो अब वो एक्सपेंस अब आप अपनी इनकम में से माइनस नहीं कर सकेंगे। रिजल्ट ये होगा कि अगर लेट से आपकी सेल्स थी 500 और आपका एक्सपेंस था लेट से 270, और इस एक्सपेंसेस के अंदर एक एक्सपेंस ऐसा था लेट से 30 का, जिसके ऊपर आपने टैक्स विद होल्ड करना था और वो आप नहीं किया आपने। तो अब इस 270 आपको एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा, इसमें से ये 30 एक ऐसा एक्सपेंस है जो वायलेशन कर रहा है। तो इसके अंदर 240 एक्सपेंस होगा जो आप 500 में से आप माइनस कर सकेंगे, ठीक है। जो अगली प्रोविजन है दैट इज सेम सेम सेक्शन सब सेक्शन में, एक्सेप्ट इन केस ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। अगर आप खरीदते हैं रॉ मटेरियल या आप खरीदते हैं फिनिश गुड्स, दोनों परचेजेस का पार्ट हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप लेट से अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस में है, ताजिर हैं आप, तो आपकी परचेज भी फिनिश गुड्स ही होते हैं, ठीक है। परचेज भी फिनिश गुड्स भी होते हैं। आप चीज को जैसे खरीदते हैं आप उसी फॉर्म में उसको सेल भी कर देते हैं, तो वो फिनिश गुड्स फॉर्म में ही सेल हो जाती है। सो जितना भी ट्रेडिंग बिजनेस है उसमें कुछ ऐसा हो रहा था, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसमें आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं और फिर उसको फिनिश गुड्स बनाकर सेल करते हैं। सो अब हम किस चीज की बात करें? राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, कि अगर आपने परचेज की है फिनिश गुड्स की या रॉ मटेरियल की, आपने परचेज कर ली और आपने उसके ऊपर आप इस परचेज के केस में आप विदहोल्डिंग एजेंट भी थे और आपने पेमेंट करते हुए टैक्स विदहोल्ड नहीं किया। तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि दिस अलाउड एक्सपेंस शैल बी लिमिटेड टू 20% ऑफ टोटल परचेजेस। कि अब आपको यहाँ पे जरा फिगर्स से हम इसको समझ लेते हैं कि लेट से ए और बी का सिनेरियो है। बी इज द बायर, ठीक है, ए इज द सेलर। तो डेफिनेटली इसने अगर बाय की है 1000 टोटल परचेज, ठीक है, जिसमें से लेट से 300 की जो परचेज थी वो ए से थी। तो अब इसने 300 की पेमेंट करनी है और वो पेमेंट किसको करनी है? ए को करनी है। लेट से इस ट्रांजेक्शन के लिए जो ये बी है ये विदहोल्डिंग एजेंट था और इसने टैक्स विदहोल्ड नहीं किया।
तो अब टैक्स लॉ आपको ये कह रहा है, पहले तो ये कहा कि कोई भी एक्सपेंस अगर है तो पूरा डिसअलाउ हो जाएगा, लेकिन फिर साथ में परचेजेस की बात की। अब हम ये चूंकि परचेजेस वाला आइटम है 300 की पेमेंट, तो अब आपने क्या करना होगा, इसमें लिखा हुआ है कि द डिसअलाउड एक्सपेंस शैल बी लिमिटेड टू 20% ऑफ टोटल परचेजेस। तो आपकी जो टोटल परचेज है उसका 20% आप वर्कआउट करेंगे। सो इट विल बी 200। 200 से ज्यादा डिसअलाउड एक्सपेंस नहीं हो सकता। आपने वायलेशन की हुई है 300 की। तो अब जो आपको अलाउड एक्सपेंस होगा वो कितना होगा, वो अब होगा 1000 टोटल परचेज है आपकी, ठीक है। इसमें से आप माइनस कर देंगे डिसअलाउड। डिसअलाउड कितना होना चाहिए, ज़ाहिर है आपने 300 पे वायलेशन किया तो 300 होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि 20% ऑफ परचेज से ज्यादा आप डिसअलाउ नहीं करेंगे। तो ये लिमिट है। तो अब इसमें डेफिनेटली जो लोअर वैल्यू होगी वो डिसअलाउड हो जाएगी। इसका मतलब 800 अब आप एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं। अगर ये परचेज का एक्सपेंस ना होता तो फिर हम ये वाली प्रोविजन जो ऊपर लिखी हुई है वो फॉलो करते। लेट से ये परचेजेस ना होते बल्कि कोई और आइटम स्टेशनरी का आइटम होता तो फिर पूरे का पूरा 300 ही डिसअलाउ हो जाना था। यानी अगर हमारा एक्सपेंस परचेजेस नहीं है, परचेजेस ये अब अकाउंटिंग की टर्म है कि जो आपका स्टॉक्स होते हैं जिसकी खरीदो फरोख्त में आप इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आप कोई भी सामान खरीदते वक्त, लेट से आपके इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट आइटम्स थे, स्टेशनरी था, लुब्रिकेंट्स थे, इस तरह की कोई चीज थी, तो इनडायरेक्ट आइटम्स थे और आपने उसको परचेज करते हुए सर्विसेज, लेट से सर्विसेज की कोई पेमेंट करते हुए कोई लॉयर को आपने पेमेंट करनी थी और आपने वो पेमेंट करते हुए लेट से 800 इसके ऊपर टैक्स विद होल्ड करना बनता था, आपने नहीं किया, तो ये पूरे का पूरा 800 ही डिसअलाउ होगा। सिर्फ ये जो लिमिट है 20% ऑफ टोटल परचेजेस, ये हमें ये लिमिट हमें ऑब्जर्व कहाँ पे करनी है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करनी है परचेजेस के आइटम के केस में। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ कमीशन paid or payable in excess of 0.2% of sales of items listed in third schedule of Sales Tax Act to a person who is not appearing on ATL under income tax ordinance। अच्छा, ये बेसिकली इसमें अब दो तीन चीजें ऐसी आ गई जो इनकम टैक्स लॉ में हमने नहीं पढ़ी। कमीशन पेड, ये तो समझ आता है कि आपने कोई कमीशन पे किया और वो कमीशन आपने पे किया है in excess of 0.2% of sales of items listed in third schedule। थर्ड स्केड्यूल ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट, ये हम सेल्स टैक्स लॉ में पढ़ेंगे। ये रिटेल आइटम्स होते हैं, रिटेल आइटम्स। अभी बस इतना ही समझना जरूरी है कि ये रिटेल आइटम्स होते हैं और इनकी दो मेन खसूसियात होती हैं। पहली खसूसियत ये होती है कि इनके ऊपर इनकी प्राइसेस और टैक्सेस, सेल्स टैक्स वगैरह, एफडी और रिटेल प्राइस, ये सारा कुछ लिखा जाता है, उसको प्रिंट किया जाता है रिटेल आइटम्स के ऊपर। लॉ ये रिक्वायर करता है। दूसरा ये होता है कि इसके ऊपर जो सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन होती है वो रिटेल प्राइस पे की जाती है, ना कि एक्चुअल कीमत खरीद के ऊपर। ठीक है, तो इसकी डिटेल से हम समझ लेंगे, वो सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन का मामला है। सो इन नटशेल रिटेल आइटम्स एक लिस्ट है, जिस जो लिस्ट आपको जबानी सारी याद होनी तो जरूरी नहीं है। एग्जामिनर आपको कैफ लेवल के ऊपर बताएगा कि फलाना आइटम रिटेल आइटम है या अदरवाइज। सो अगर आपने थर्ड स्केड्यूल आइटम, जिनको कि रिटेल आइटम्स भी कहा जाता है, वो खरीदा है जो कि सेल्स टैक्स एक्ट के थर्ड स्केड्यूल में लिखा हुआ है, वो डेफिनेटली थर्ड स्केड्यूल में लिखा है तो फिर वो रिटेल आइटम है। और अ, उसके ऊपर आपने कमीशन पे किया है 0.2%। ठीक है, तो आपने कोई आइटम सेल किया, आपने आपका एक कमीशन एजेंट था, आपने उससे कहा कि जी आप मेरी प्रोडक्ट को सेल करेंगे, तो सेल जो वो करेगा तो आपने उसको कमीशन पे करना है। तो वो कमीशन जितना भी 0.2% ऑफ सेल्स से ज्यादा होगा वो एक्सेस अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगी टू अ पर्सन हु इज नॉट अपीयरिंग इन एटीएल। एटीएल कहते हैं जी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट को, अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से मुराद ये है
कि जिस भी पर्सन ने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की है लेटेस्ट जो भी टैक्स ईयर खत्म हुआ है उसकी। सो अगर आपने अपने लेटेस्ट टैक्स ईयर की रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दी है, सो जो भी आपका लेटेस्ट टैक्स ईयर था, जो भी आखिरी टैक्स ईयर खत्म हुआ है, सो लेटेस्ट टैक्स ईयर उसकी अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी, रिटर्न ऑफ इनकम, वो अगर आपने जमा करा दी एफबीआर को, तो फिर आपका नाम एफबीआर एक लिस्ट में लिख देता है जिसको बोलते हैं एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। ये एफबीआर की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होती है। ठीक है। सो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो फिर कहते हैं कि द टैक्स पेयर इज इन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, मतलब उसने पिछली रिटर्न फाइल की हुई है। सो अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, ठीक है, हम बात करें किसी ऐसे पर्सन की जिसको मिस्टर ए जो है वो पे करने लगा है कमीशन, ठीक है, और वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नहीं है। अगर वो नहीं है तो कमीशन की जो भी अमाउंट 0.2% ऑफ सेल्स से ज्यादा होगी, एक्सेस होगी, वो क्या हो जाएगी, वो डिसअलाउ हो जाएगी, वो डिसअलाउ हो जाएगी। लेकिन अगर कोई पर्सन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे है, रिटर्न फाइल की हुई है, तो फिर ये वाली जो रिस्ट्रिक्शन अभी हमने डिस्कस की है, ये वाली जो रिस्ट्रिक्शन हमने अभी डिस्कस की है, ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। ये रिस्ट्रिक्शन हमने अप्लाई नहीं करनी इस पर्सन के केस में, ठीक है, क्योंकि ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे इसका नाम मौजूद है। तो अगर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में इसका नाम मौजूद है तो फिर जरूरत नहीं। ठीक हो गया जी, ये पॉइंट भी क्लियर है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज अबाउट एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस बाज बिजनेसेस के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है कि आपका कस्टमर अगर आया है आपके पास तो उसको आप कोई चाय पानी पूछ लें, या कुछ इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि वो उन लिमिट्स में हो जो कि रूल 10 में स्पेसिफाई की हुई है। ठीक है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस एक्सीडिंग प्रेस्क्राइब लिमिट्स, रूल 10 स्पेसिफाइज द प्रेस्क्राइब लिमिट्स एज फॉलोज। सो रूल 10 है इनकम टैक्स रूल्स में, जिसमें लिमिट्स बताएंगे कि उस लिमिट्स में रहते हुए आप एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कर सकते हैं। वो लिमिट्स क्या है जी? एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस, सिंपल बात, कारोबार के लिए वो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो, आउटसाइड पाकिस्तान फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन, और एलोकेटेड एज हेड ऑफिस एक्सपेंस। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या मतलब है। ये तो सिंपल है, पहला जो सेगमेंट है इसका कि आउटसाइड पाकिस्तान फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन, इनसाइड पाकिस्तान फॉर फॉरेन कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, at business premises for customers and clients, on meetings of shareholders, directors, agents, or employees, on opening of a new branch, on entertainment of persons related directly to the business. एंटरटेनमेंट जो है उसको डिफाइन भी किया हुआ है। एंटरटेनमेंट मीन्स meals, refreshment, reasonable leisure facility in accordance with traditions of business and subject to overall norms of business. नाउ एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, क्या वो एंटरटेनमेंट है या नहीं है, इसका जो डिसाइडिंग फैक्टर है ना, वो ये वाली बात है, इन अकॉर्डेंस विद ट्रेडिशंस ऑफ बिजनेस एंड सब्जेक्ट टू ओवरऑल नॉर्म्स ऑफ बिजनेस, के आम तौर पे उस बिजनेस में इस तरह का एंटरटेनमेंट एक्सपेंस किया जाता है, इंडस्ट्री नॉर्म को देखना पड़ेगा। नाउ अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये आप कैसे डिटरमिन करोगे, आपको इंडस्ट्री नॉर्म्स का कैसे पता चलेगा, तो ये इंफॉर्मेशन सवाल में दी हुई होगी कि क्या जो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है वो इस इंडस्ट्री नॉर्म्स के मुताबिक है या नहीं है। ठीक है। तो इंडस्ट्री नॉर्म्स के मुताबिक अगर वो एक्सपेंस है तो ठीक है, ये सवाल में बताया हुआ होगा, और अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब इंडस्ट्री नॉर्म्स से ज्यादा आपने एक्सपेंस कर दिया तो फिर वो डिसअलाउ हो जाएगा। नाउ अब हम जरा हेड ऑफिस एक्सपेंसेस की बात समझ लेते हैं। लेट्स से एक बैंक है, ये स्पेसिफिकली बैंक के लिए नहीं बात हो रही, लेकिन चूंकि हम वाकिफ ज्यादा इस बिजनेस से हैं, कोई ऐसा बिजनेस हमने सोचना है जो कि जियोग्राफिकली
जोग्राफिकली स्प्रेडेड आउट हो, यानी मुख्तलिफ लोकेशंस पे वो ऑपरेट कर रहे हैं। सो बैंक की डिफरेंट ब्रांचेस हो सकती हैं, ठीक है। इन सारी ब्रांचेस को मॉनिटर करने के लिए ऊपर बनाए जाते हैं जोनल ऑफिसेस, रीजनल ऑफिसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जोन 1, जोन 2, जोन 3, और ये जो जोनल ऑफिसेस होंगे इनके ऊपर फिर एक हेड ऑफिस होगा। नाउ अब ये जो ब्रांचेस जो भी काम कर रही होती हैं, ये जो ब्रांचेस जो भी काम कर रही होती हैं, ये जो इस कारोबार की, इस बैंक की जो प्रॉफिट अर्निंग प्लेस है ना, जहाँ पे से ये पैसा कमाते हैं, वो ये ब्रांच है, ठीक है। जहाँ पर ये पैसा अर्न करता है वो ये ब्रांच है, ठीक है। सो अब ब्रांच की जिस वक्त प्रॉफिटेबिलिटी, अब वो ये ब्रांच होती है, और ये जो जोनल ऑफिसेज होते हैं, ये इनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, पॉलिसी मेकिंग कर रहे होते हैं, पॉलिसीज की कंप्लायंस देख रहे होते हैं। ये कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे होते। सो अगर जिन बच्चों ने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, उनको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट सेंटर होते हैं, यानी ये सिर्फ खर्चा कर रहे होते हैं, ये कमाई नहीं कर रहे होते। जबकि ब्रांचेस जो है वो प्रॉफिट सेंटर, या इसको आप अगर डिपेंड करता है कि कितनी ऑटोनॉमी है इसके पास, या इन्वेस्टमेंट सेंटर्स होते हैं, यानी कि ये प्रॉफिट यहाँ पे सेल्स भी हो रही है। लेट्स से अगर बाटा सर्विस की एग्जांपल लें, तो फैक्ट्री ऑपरेटेड अगर कोई ब्रांचेस है उनकी, जूता जहाँ पे सेल हो रहा है, तो अब फैक्ट्री पे तो जो हेड ऑफिस है वहां पे कुछ नहीं सेल हो रहा है, सेल एक्चुअली ब्रांच के ऊपर है। तो जो भी प्रॉफिटेबिलिटी आनी है वो ब्रांच के ऊपर आनी है। अब जिस वक्त ब्रांच का प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, तो सेल्स में से माइनस किए जाते हैं इसके एक्सपेंसेस, लेकिन ये एक्सपेंस भी तो किसी इनकम में से माइनस होने हैं, ये भी तो कहीं किसी इनकम में से माइनस होने हैं। तो फिर होता ये है कि ये जो कॉस्ट सेंटर्स होते हैं, इनकी इनका जो अखराजात हैं, वो भी हेड ऑफिस का खर्चा पहले डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसको, जोनल ऑफिस को, कि भाई आप हमारा कितना कितना खर्चा उठाएंगे, और फिर ये आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्रांचेस को, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंस है दिस इज कॉल्ड एलोकेटेड, इस ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एलोकेटेड एक्सपेंस ऑफ हेड ऑफिस इसके हिस्से में आएगा। इसी तरह इस ब्रांच के को भी कुछ एलोकेट होगा एक्सपेंस हेड ऑफिस का, जो ये बर्दाश्त करेगा। तो यहाँ पे अब बात ये हो रही है कि अगर हेड ऑफिस में अगर कोई एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हुआ है, वो इन अकॉर्डेंस विद नॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, तो फिर वो एलोकेट होकर अगर आया है तो वो ब्रांच को एक्सपेंस के तौर पे अलाउड होगा। ये बेसिकली पॉइंट ये डिस्कस हुआ है कि ये जो एलोकेटेड एज हेड ऑफिस एक्सपेंस से क्या मुराद है, कि आपकी ने एक्चुअली उस बिजनेस लोकेशन पे ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंस नहीं किया, ये किया हेड ऑफिस ने है, लेकिन एलोकेट होकर आपके पास आया है। अगेन उसमें भी जो मेन पॉइंट है वो यही है कि अगर इन अकॉर्डेंस विद नॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, तो इट विल बी अलाउड एज एक्सपेंस, और अगर नहीं है तो फिर वो सेक्शन 21 की वायलेशन समझी जाएगी, और उसको एक्सपेंस के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऑल दीज पीपल हु आर एंटरटेन्ड should be directly uh, should be related directly to the person's business। सो ये जरूरी है कि वो उनका बिजनेस से कोई ताल्लुक हो, वो आपके कोई सिर्फ मामे चाचे होने की वजह से आप उनको एंटरटेनमेंट करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंट्रीब्यूशंस टू फॉलोइंग फंड्स, ना यहाँ पे कुछ फंड्स के नाम लिखे हुए हैं, इनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं सैलरी के चैप्टर में, ठीक है। लेकिन वो एम्प्लॉयज पर्सपेक्टिव था, हम जरा एम्प्लॉयज पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। एम्प्लॉयज पर्सपेक्टिव ये है कि बिजनेस है एक बिजनेस है, और उसने अपने एम्प्लॉयज को ये कहा है कि जनाब हम आपको प्रोविडेंट फंड ऑफर करेंगे ना। ये जो प्रोविडेंट फंड आप उसको ऑफर कर रहे हैं, प्रोविडेंट फंड का मैकेनिज्म हम सैलरी में काफी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि एम्प्लॉय एक बैंक अकाउंट अलहदा से बना दिया जाता है,
एम्प्लॉई उसमें हर महीने कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करता है। थ्योरेटिकली स्पीकिंग बिजनेस का इख्तियार नहीं होता कि वो इस बैंक अकाउंट में से पैसा अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल कर सके। और फिर ये पैसा एक्यूमुलेट होता है तो इसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया जाता है और फिर उस इन्वेस्टमेंट से जो भी रिटर्न्स आते हैं वो यानी इस अकाउंट के अंदर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, रिटर्न्स और ये इकट्ठे पैसे होकर के उसको जब वो रिटायर होता है तो उसको मिल जाते हैं। ना अगर एम्प्लॉई की तनख्वाह 100 रुपए है तो यहाँ बिजनेस के पास एक एक्सपेंस बनेगा। एक्सपेंसेस में एक आइटम होगा सैलरी का और वहां पे 100 रुपया एक्सपेंस लिखा होगा जो कि इस एम्प्लॉई की तनख्वाह है। अब एम्प्लॉई अपनी तनख्वाह में से यूजली 10% होता है कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, तो वही 10% इस प्रोविडेंट फंड में डाल देगा। अब जो एम्प्लॉयर नए पैसे डालने हैं वो अलहदा से एक सेपरेट एक्सपेंस बनेगा, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, जो कि एम्प्लॉयर ने अब कंट्रीब्यूट करना है। एक तो 100 रुपये वो तनख्वाह दे रहा है एम्प्लॉई को और एम्प्लॉई उस तनख्वाह में से पैसे निकाल के इस फंड में डाल रहा है और एम्प्लॉयर जो है वो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जो इसके हिस्से का है, ये जो इसने कंट्रीब्यूट करना था, वो अलहदा से एक एक्सपेंस अपने पास बुक करेगा। नाउ अब जो हम लॉ की प्रोविजन पढ़ने लगे हैं वो इस एक्सपेंस को एड्रेस कर रही है कि ये एक्सपेंस कौन सी वायलेशन कर दे तो फिर ये एक्सपेंस के तौर पे माइनस नहीं किया जा सकेगा प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन बनाते हुए। सो वो वायलेशन क्या है जी? वो वायलेशन ये है कि अगर कंट्रीब्यूशन टू फॉलोइंग फंड्स, unrecognized provident fund, unapproved pension fund, unapproved superannuation fund, unapproved gratuity fund, तो ये जितने भी unapproved funds हैं इनको कंट्रीब्यूशन जो आप करेंगे, ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा ये एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं होगा। सो दिस विल नॉट बी अलाउड एज एक्सपेंस। इम्पैक्ट क्या होगा? इतनी अमाउंट से ज़ाहिर प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, टैक्सेबल प्रॉफिट्स, और फिर टैक्स की अमाउंट भी अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी। रिकग्नाइज होने का फायदा क्या होता है वो हम काफी डिटेल से सैलरी के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। एम्प्लॉयज के बेनिफिट को सिक्योर करने के लिए फंड्स को रिकग्नाइज कराया जाता है कि कहीं कारोबार जो है वो इसी पैसे को, एम्प्लॉय का जो पैसा है उसको अपने पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करना शुरू ना कर दे। तो वन ऑफ द बेनिफिट्स जो फंड को अप्रूव करवाने का है वो ये होता है। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड or any other fund for benefit of employees in respect of which arrangements have not been made for deduction of tax at source at the time of making payment from the fund to the employees। अब अगर आपने इस फंड में से एम्प्लॉयज को पेमेंट करनी है, ये अब अगेन बात किस चीज की हो रही है जी? बात ये हो रही है कि ये जो इकट्ठा पैसा हो गया आपके पास, कौन कौन सी चीजें मिला के, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आया, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आया, फिर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आया। सो ये 1 2 3 ये इकट्ठी हो गई। अब ये एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के वक्त दिए जाने हैं। जब ये दिए जाएंगे तो ये ऑडिटिंग जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको इस वर्ड का पता है। एक वर्ड होता है, इसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल्स। तो जिन्होंने नहीं अभी तक ऑडिटिंग पढ़ी हुई तो वो उनकी समझ के लिए मैं बता रहा हूँ कि एंटिटी ने कोई भी चीज जब इंश्योर करनी होती है ना तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स बनाता है कि जनाब जब भी पेमेंट की जाएगी, जैसे अब आप यहाँ पे ये इंश्योर करना चाहते हैं कि रिटायरमेंट के वक्त एम्प्लॉय को जिस वक्त प्रोविडेंट फंड से पेमेंट हो तो अगर कोई विदहोल्डिंग टैक्स बनता है तो उसको कोई चेक करे कि हाँ ये विदहोल्डिंग टैक्स बनता था और हमने इसको विदहोल्ड करना या नहीं बनता, या अगर विदहोल्डिंग टैक्स नहीं बनता तो हमने टैक्स विदहोल्ड नहीं करना। तो कोई ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए जिसके जरिए इस चीज को इंश्योर किया जाए कि विदहोल्डिंग टैक्स अगर बनता है तो वो काटा जाएगा और अगर नहीं बनता तो नहीं काटा जाएगा। ये जो प्रोसीजर एंटिटी बनाएगी, उसके लिए जो भी प्रोसीजर बनाएगी किसी बंदे की जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल करेंगे
वो उसको ऑडिट करेगा पेमेंट करने से पहले। इसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल्स, कि एंटिटी ने अपने कुछ कंट्रोल्स बनाए हुए कुछ कामों को इंश्योर करने के लिए। ये मैं बहुत ही लेमैन्स लैंग्वेज में बता रहा हूँ। वैसे तो ये बड़ा टेक्निकल और इम्पोर्टेंट एरिया है, जिसको समझने के लिए पूरी एंटिटी को पहले समझना पड़ता है। तो अगर आपकी एंटिटी ने ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स बना रखे हैं कि पेमेंट करते हुए ये चेक किया जाता है कि विदहोल्डिंग टैक्स, वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स भी हो सकते हैं। अगर आपकी पेरोल कंप्यूटर के थ्रू प्रोसेस होती है तो आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में ये कंट्रोल एम्बेड कर दें, तो ये विदहोल्डिंग टैक्स आपसे काटा जाएगा या नहीं काटा जाएगा इस चीज को चेक करेगा, चाहे कंप्यूटर चाहे इंसान। तो इसका मतलब आपने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है, एक इंटरनल कंट्रोल बनाया हुआ है कि विदहोल्डिंग टैक्सेस को चेक किया जाता है। नाउ टैक्स लॉ ये कह रहा है कि ये जो प्रोसीजर है कि पेमेंट रिटायरमेंट के वक्त करते वक्त चेक करना कि क्या इसका टैक्स विथहोल्ड करना बनता है या नहीं बनता, अगर ये एब्सेंट है, अगर ये प्रोसीजर एग्जिस्ट नहीं करता आपके सिस्टम्स में, तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि आपका ये जो एक्सपेंस है ये डिसअलाउ हो जाएगी। ठीक है, तो बिजनेस का ये वाला एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा अगर ये कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि इस एक्सपेंस को हासिल करने के लिए, डिडक्शन बनाने के लिए दो कंडीशंस पूरी होनी जरूरी है। नंबर वन ये कि आपका जो भी फंड है वो रिकॉग्नाइज्ड या अप्रूव्ड फंड होना चाहिए, अनअप्रूव्ड या अनरिकॉग्नाइज्ड नहीं होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। दूसरे कुछ कंट्रोल्स कह लो, या जिसको यहाँ पे इन्होंने जो वर्ड यूज किया है वो क्या है, अरेंजमेंट्स हैव नॉट बीन मेड। तो आपने वो अरेंजमेंट्स करने हैं, यू हैव टू मेक अरेंजमेंट्स कि ये टैक्स विथहोल्ड जो होना है ये किया जाए। दोनों में से एक भी वायलेशन हो गई तो कौन सा एक्सपेंस डिसअलाउ होगा? जो एक्सपेंस डिसअलाउ होगा वो ये वाला है। ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं इस फंड को, चाहे वो प्रोविडेंट फंड हो, यहाँ जितने भी फंड्स के नाम लिखे हुए हैं उन सब की बात हो रही है। पेनल्टी और फाइन फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ, कोई भी फाइन और पेनल्टी, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि वायलेशन ऑफ लॉ उस फाइन के साथ जुड़ी हुई हो। सो हर फाइन जो है वो जरूरी नहीं है कि वायलेशन ऑफ लॉ हो। फॉर एग्जांपल आपने यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं, ठीक है, तो आपने लेट से बिल पे करना है टेलीफोन का, और आप वो टाइम पे नहीं कर सके। सो यूटिलिटी बिल्स, टेलीफोन का बिल पे करना था, टाइम पे नहीं किया, इसको आपने डिले कर दिया। तो डिले करने की वजह से आपको कुछ एडिशनल पैसे देने पड़े। ठीक है जी। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का बिल था, डिले कर दिया, एडिशनल पैसे देने पड़े पेनल्टी की शक्ल में। बैंक के लोन की इंस्टॉलमेंट थी, डिले कर दी, एडिशनल पेमेंट देने पड़ी पेनल्टी की शक्ल में या फाइन की शक्ल में। आपकी आपकी बिजनेस के पास लेट से एक ट्रक था जिससे आप सामान लाते ले जाते हैं, इसने ओवरलोडिंग कर दी, फाइन हो गया ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। आपने कंस्ट्रक्शन की, बिल्डिंग की, कंस्ट्रक्शन करते वक्त आपने एनक्रोचमेंट कर दी, एनक्रोचमेंट, अपना जो अलाउड इलाका था उससे आगे भी कंस्ट्रक्शन ले गए, जुर्माना हो गया आपको। ठीक है ना। अब इसमें इसी तरह रिटर्न फाइलिंग में अगर कोई देर कर दी, ये एग्जामिनर की फेवरेट है, रिटर्न फाइल करने में देर कर दी आपने सेल्स टैक्स की, आपने कोई कस्टम ड्यूटी पे करने में देर कर दी, डिले कर दी ना। जहाँ पे वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है, पेनल्टी तो है लेकिन वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है, तो इन सूरतों में पेनल्टीज विल बी अलाउड एज एक्सपेंस, क्योंकि आप कोई लॉ वायलेट नहीं कर रहे,
ये तो ठीक है, आपने देर से कुछ काम किए तो उसकी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन जिन कंडीशंस में आप कोई वायलेशन कर रहे हैं, ओवरलोडिंग, एनक्रोचमेंट, डिले इन फाइलिंग योर रिटर्न्स, डिले इन पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज, ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइन्स या पेनल्टीज आपको लगाई जाएंगी, ये नॉट अलाउड, ये आपको एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं होंगे। नेक्स्ट इज पर्सनल एक्सपेंडिचर। बहुत ही सिंपल सी बात है, आपके ज़ाती अखराजात, बच्चों के स्कूल की फीस, घर के मेहमानों का खर्चा, इस तरह की चीज़ें अलाउड नहीं होंगी। अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स इन एनी वे। तो ये भी अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स के लिए, तो जो अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं उनके लिए तो इजी पॉइंट है, लेकिन जो नहीं पढ़ चुके उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जिस वक्त आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स वर्कआउट करने लगते हैं, तो उसमें से वो कैसे वर्कआउट किए जाते हैं, आप रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं ना। अब इसके लिए काफ़ी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि ये आइटम रेवेन्यू है या एक्सपेंस है या नहीं है। सिंपल बात यह है कि इसमें इस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो एक्सपेंस होगा गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उसको वर्कआउट करके प्रॉफिट्स निकाले जाते हैं। बहुत ही लेमैन्स लैंग्वेज में बात करूं कि कारोबार के प्रॉफिट्स बनाए जाते हैं। ये सारा काम आप कर रहे होते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसको पहले इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता था। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हुए आप ये प्रॉफिट्स वर्कआउट कर लेते हैं, और जब ये प्रॉफिट्स वर्कआउट कर लेते हैं तो फिर इसका कोई फर्दर इस्तेमाल भी बताया जाता है, जो जो कि डायरेक्टर्स ने डिसाइड करना होता है, शेयर होल्डर्स ने अप्रूव करना होता है कि अब इस प्रॉफिट्स में से क्या किया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा या इसको कारोबार में ही री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, बहुत सारे पर्पजेज हो सकते हैं, या इसको रिजर्व के तौर पे रख लेते हैं, संभाल के रख लेते हैं, किसी काम आ जाएगा फ्यूचर में, या कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए कोई रिजर्व बनाते हैं और उसमें रख लेते हैं। तो पर्पज स्पेसिफिक रिजर्व भी हो सकता है, वैसे भी कोई रिजर्व के अलग से पैसे रख लो, प्रॉफिट्स को संभाल के रख लो, री इन्वेस्ट कर दो, कारोबार में ही कोई एसेट बाय कर लो, या फिर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दो। सो बहुत सारे पर्पज हो सकते हैं। अब टैक्स लॉ सिर्फ ये कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट्स के साथ आप कर रहे हैं, ये सारे काम, कि प्रॉफिट्स का इस्तेमाल इस जगह हो रहा है, इस जगह हो रहा है, इस जगह हो रहा है, या इस जगह हो रहा है, ये सारे के सारे में से कोई भी ऐसा आइटम ऐसा नहीं है जिसको एक्सपेंस लिखा जाए और बिजनेस के टैक्सेबल इनकम बनाते हुए एक्सपेंस के तौर पे माइनस किया जाए। तो ये कोई भी एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं है, ये कह रहे हैं टैक्स लॉ। सो अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स इन एनी ईयर। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स से मुराद ये है कि जिस वक्त आप बोनस शेयर इशू कर देते हैं, बोनस शेयर, तो ये इट्स अ सॉर्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, के आपने अपने प्रॉफिट्स के बदले में अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू कर दिया। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये आपको चूंकि इस लिस्ट ऑफ इस सेक्शन 21 की लिस्ट में मौजूद है, तो ये एक्सपेंस के तौर पे आप माइनस नहीं कर सकते जब आपने वो प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं जिनके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज, कमीशन, सैलरी, रेम्यूनरेशन पेड बाय एन एओपी, एओपी यानी पार्टनरशिप बिजनेस, टू इट्स मेंबर्स। कोई भी एओपी अपने मेंबर्स को इनमें से कोई भी चीज अदा करे, प्रॉफिट ऑन डेट यानी कर्ज के सूद, ब्रोकरेज और कमीशन, या सैलरी, या कोई भी किस्म का रेम्यूनरेशन, तो ये एओपी को एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ऑल्दो बड़ी सिंपल लग रही है यहाँ पे, लेकिन जब भी एओपी का सवाल आएगा आपको, तो ये प्रोविजन मस्ट है, सवाल में जरूर टेस्ट की जाती है। एक्सपेंडिचर अंडर सिंगल हेड ऑफ अकाउंट एक्सीडिंग 2,50,000 पेड अदर देन बाय क्रॉस चेक, क्रॉस बैंक ड्राफ्ट,
क्रॉस पे ऑर्डर, अदर क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑनलाइन ट्रांसफर, पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड। सो ये बताया हुआ है कि अगर आप किसी भी एक हेड ऑफ अकाउंट में 2.5 लाख से ज्यादा का खर्चा कर देते हो। हेड ऑफ अकाउंट से मुराद ये कि आपके बिजनेस में जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है जी, वो बहुत सारे हैं। मसलन आपने अपने कारोबार के लिए परचेजेस भी किए हैं, आपने अपने कारोबार के लिए लेट्स से स्टेशनरी भी बाय किया है, आपने कोई रिपेयर ऑफ व्हीकल्स का भी खर्चा किया है, आपने पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेंट्स का खर्चा है लेट्स से, इसी तरह रेंट का एक्सपेंस है, इसी तरह यूटिलिटीज की पेमेंट है। सो ये सब क्या है, ये हेड ऑफ अकाउंट्स है। ये हेड ऑफ ईच वन इज अ हेड ऑफ अकाउंट। सो इन सब हेड ऑफ अकाउंट्स में एक एक को इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। जिस भी हेड ऑफ अकाउंट में 2,50,000 से ज्यादा का खर्चा हो गया एक टैक्स ईयर में, तो उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होगी। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? एक्सपेंडिचर अंडर सिंगल हेड ऑफ अकाउंट एक्सीडिंग 2.5 लाख पेड अदर देन बाय। अगर आपने बैंकिंग चैनल से, ये सारे बैंकिंग चैनल हैं, बैंकिंग चैनल से पेमेंट ना की, ठीक है जी, और इसमें एक चीज याद रख लें, जो दो चीजें, कि ये सारे के सारे वो मेथड्स हैं जिससे अकाउंट, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन नजर आती है। यानी वन बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन को ट्रेस किया जा सकता है बैंक स्टेटमेंट्स के जरिए। ठीक है, ये वो सारे मॉड्स बताए हुए हैं कि इस तरह से होना चाहिए। ये बैंक अकाउंट जो है बिजनेस के नाम के होने चाहिए। मेरे बिजनेस का कुछ और बैंक अकाउंट है, मैं अपने जाती बैंक अकाउंट में पैसे मंगा लेता हूँ, तो वो ये गलत हो जाएगा। हम बात करें कि एक बिजनेस के बैंक अकाउंट से दूसरे बिजनेस के बैंक अकाउंट में, सोल प्रोप्राइटर के केस में हो सकता है कि जो बिजनेस का बैंक अकाउंट हो वही मेरा अपना बैंक अकाउंट हो, लेकिन बाकी एओपी और कंपनी के केस में ऐसा नहीं हो सकता। तो बिजनेस बैंक अकाउंट से दूसरे बिजनेस बैंक अकाउंट में बैंक स्टेटमेंट के थ्रू ट्रांजैक्शन बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक पता चलना चाहिए कि ये ए ने बी को पेमेंट की है। ना कौन सी ट्रांजैक्शन है जो बैंकिंग चैनल से तो होती हैं लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट पे इस तरह ट्रेस नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, ए को हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसने पेमेंट करनी है और बी ने रिसीव करनी है। तो ए अपने बैंक के पास जाए, कैश विदड्रॉ करे, पैसे निकाले और कैश डिपॉजिट करा दे बी के अकाउंट में, ये अब बैंकिंग चैनल पे नजर नहीं आएगी। सो ये गलत मोड है, ये अलाउड नहीं है, ये वायलेशन ही तस्वर किया जाएगा। या अगर आप एक और काम ये करें कि आप चेक ओपन चेक से मुराद ये कि जो जो क्रॉस ना हो, जिसके ऊपर लिखा ना हो कि किसको पेमेंट करनी है। जिस चेक की ओपन चेक, हम उसको बोलते हैं बेरर चेक भी बोलते हैं इसको, बेरर चेक, बेरर चेक भी बोलते हैं। तो बेरर चेक से अगर आपने पेमेंट कर दी, तो बेरर चेक से भी पेमेंट करेंगे। आपने बी को चेक दे दिया, चाहे बी ने वो उससे कैश विड्रॉ कर लिया, काउंटर पे पेमेंट हो जाती है बेरर चेक की। बैंक का जो कैश काउंटर है उसे पेमेंट हो जाती है बेरर चेक की। सो अगर आपने कैश विड्रॉ कर लिया और फिर अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर लिया बी ने, ठीक है, तो ये भी गलत मोड है। सो सिंपल आपकी क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट से पेमेंट होनी चाहिए। ये दो मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट इसलिए किए हैं कि ये अक्सर एग्जामिनर ने पूछे हुए हैं कि अगर इस तरह से पेमेंट करना, तो वो ये इन अगर इनमें से कोई पेमेंट हो तो वो ये तस्वर नहीं किया जाएगा कि वो बैंकिंग चैनल से पेमेंट हो गई है, वायलेशन तस्वर की जाएगी ना। ये जो रिस्ट्रिक्शन है कि आपने बैंकिंग चैनल से पेमेंट करनी है, ये अप्लाई नहीं होगी एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग 25,000। यानी वो आपकी ट्रांजैक्शन ही इतनी छोटी है कि आप 2.5 लाख से ज्यादा का खर्चा तो करते हैं एक साल में, लेकिन ट्रांजैक्शन ही 20-20 हजार रुपए की है, ठीक है, तो वहां पे ये अप्लाई नहीं होगा, बेशक आप 2.5 लाख से ज्यादा भी खर्चा कर दें। सो अगर मैं कोई एक्सपेंस
लेट्स से स्टेशनरी का एक्सपेंस आप कर रहे हैं अपने कारोबार के लिए, और आपने लेट्स से 6,000 रुपए का एक ट्रांजैक्शन किया है, 6,000 रुपए का एक ट्रांजैक्शन है, और जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो लेट्स से 100 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये टोटल जो एक्सपेंस बनेगा वो 6 लाख रुपए का हो जाएगा। नाउ अब ये 2.5 लाख रुपए से तो ज्यादा है, लेकिन चूंकि 25,000 से कम है एक ट्रांजैक्शन, तो ये जो 6 लाख रुपए है ये आपको अलाउड होगा एज एक्सपेंस। ठीक है, इस एक्सपेंस में कोई हर्ज नहीं है, दिस इज अलाउड। इसी तरह अगर हम इसको बढ़ा लें, 60,000 रुपए का एक ट्रांजैक्शन है और आपने 10 ट्रांजैक्शन किए हैं, तो टोटल एक्सपेंस आपका हो जाता है 6 लाख रुपए। नाउ अब ये 2.5 लाख रुपए से तो ज्यादा है, तो पहली चीज आपने क्या देखनी है, इस प्रोविजन को अप्लाई ही उस वक्त करना है जब एक हेड ऑफ अकाउंट में 2.5 लाख से ऊपर जाए। ठीक है, तो 2.5 लाख से ऊपर अगर है तभी मैं आगे बढ़ूंगा, अगर 2.5 लाख से ऊपर एक्सपेंस ही नहीं जाता तो फिर मुझे इस प्रोविजन ऑफ लॉ को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये 6 लाख रुपए का एक्सपेंस है, यस मुझे वायलेशन चेक करनी है, और एक ट्रांजेक्शन 60,000 रुपए की है, और मेरे पास एक ट्रांजेक्शन की जो लिमिट टैक्स लॉ ने बताई थी वो 25,000 थी। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे का सारा 6 लाख डिसअलाउड एक्सपेंस होगा, आपने वायलेशन की है। इसी तरह अगर ट्रांजैक्शन हो लेट्स से 6,000 रुपए का एक ट्रांजैक्शन और 60,000 रुपए का, लेट्स से हम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में इसकी वेरिएशन डाल देते हैं कि लेट्स से ये 2 ट्रांजैक्शन है, तो ये हो गया 1,20,000, और 6,000 रुपए के लिए लेट्स से हमारे पास 80 ट्रांजैक्शन है, तो ये हो गया 4,80,000। ठीक है, ना अब अगर हम इसको टोटल कर लें तो अगेन ये 6 लाख रुपए ही बनता है एक साल में। तो इसका मतलब मैं 2.5 लाख के लिमिट को तो एक्सीड कर गया हूँ, अब मैं आगे बढ़ूंगा, बाकी चीजें चेक करूंगा। तो ये अगली कंडीशन जो बताई हुई है वो ये कि आपने यहाँ पे तो अप्लाई नहीं करना। कहाँ पे अप्लाई नहीं करना? जहाँ पे ट्रांजेक्शन, जहाँ पे एक्सपेंडिचर 25,000 तक है, वहां तो अप्लाई ही ना करो इस रूल को। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तो मुझे अप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, जो ये वाली जो ट्रांजेक्शन है। तो इसका मतलब ये जो 4,80,000 है ये तो ठीक है, लेकिन इस पे तो अप्लाई होना था, 60,000 की एक ट्रांजेक्शन दो, तो ये डिसअलाउ होगा, आपको ये अलाउड नहीं होगा, और ये वाला जो आइटम है ये आपको अलाउड होगा। तो 4,80,000 इज ओके, 1,20,000 इज नॉट ओके। इसी तरह लेट्स से ये डिफरेंट सिनेरियोज है, हम इसको अलग अलग करते हैं। दिस इज अ सेपरेट सिनेरियो, दिस इज अ सेपरेट सिनेरियो, दिस इज अ सेपरेट सिनेरियो। अब अगर हम लेट्स से कहते हैं कि ये आपका यही आइटम था कि 60,000 रुपए की ट्रांजेक्शन है और 2 ट्रांजेक्शन आपने किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि 1,20,000 का टोटल खर्चा हो गया, और ये आपने सारा कैश में कर दिया हुआ है ना। अब अगर ये जो 60,000 की 2 ट्रांजेक्शन है, 1,20,000, ये चूंकि 2.5 लाख से एक्सीड ही नहीं कर रही, यहाँ पे मैं 2.5 लाख से एक्सीड ही नहीं कर रहा, तो अगर मैं 2.5 लाख से एक्सीड ही नहीं कर रहा तो ये प्रोविजन ऑफ लॉ तो मुझे अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, बैंकिंग चैनल वाली। सो अगर मैंने ये कैश में पेमेंट कर दी है तो दिस वन इज ओके, नो प्रॉब्लम, ये आपको अलाउड होगा एज एक्सपेंस। इसी तरह जो ये अभी हमने ऊपर जो सिनेरियो डिस्कस किया था, अगर इसी को मैं इस तरह से कह दूं कि मैंने 60,000 6,000 की 80 ट्रांजेक्शन की और 4,80,000 पे कर दिया, ये मैंने कैश में किया। लेकिन 60,000 रुपए की जो 2 ट्रांजेक्शन थी जो कि बने थे 1,20,000, ये मैंने बैंकिंग चैनल से पे किए हैं। तो अब इसका मतलब मैंने ये दिस इज ऑल गुड। ठीक है, तो ये आपको पूरे का पूरा 6 लाख एक्सपेंस के तौर पे अलाउड होगा, क्योंकि ये मैंने एक्सीड किया, ये मैं एक्सीड किया 2.5 लाख से, तो मुझे अब लॉ की प्रोविजन देखना है, और 25,000 से ऊपर का एक्सपेंस मैंने बैंकिंग चैनल से पे किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है।
इसी तरह एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, फ्रेट चार्जेस, ट्रैवल फेयर, पोस्टेज, टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस, फाइन्स। तो ये अगर हेड ऑफ अकाउंट इनमें से कोई है, अगर हेड ऑफ अकाउंट इनमें से कोई है तो उसके ऊपर भी ये वाला कानून अप्लाई नहीं होगा। अबव इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। तो अगर मैं स्टेशनरी की जगह यहाँ पे कर दूं लेट्स से टेलीफोन बिल्स, तो फिर जो मर्जी जितना मर्जी पे करते रहो, कैश में पे करते रहो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये कानून अप्लाई ही नहीं करना आपने यूटिलिटी बिल्स के ऊपर। और इसी तरह फ्रेट चार्जेस, ट्रेवल फेयर, पोस्टेज, टैक्सेस, ड्यूटीज, फाइन्स इस पे अप्लाई नहीं होगा। सैलरी एक्सीडिंग 25,000, ना ये सैलरी के हेड ऑफ इनकम, हेड ऑफ एक्सपेंस के लिए बताया हुआ है कि अगर 25,000 से ज्यादा माहाना तनख्वाह है तो फिर आपने उसको बैंकिंग चैनल के जरिए पे ऑफ करना है, ये जरूरी है। तो ये एक सिंपल सी प्रोविजन है सैलरी के हेड ऑफ इनकम के लिए, है सिर्फ। कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कोई भी एक्सपेंडिचर जो कैपिटल नेचर का हो, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा पे है, तो वो भी सेक्शन 21 का पार्ट है, वो डिडक्शंस नॉट अलाउड में बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में माइनस नहीं हो सकता। इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर, तो ये बिजनेस स्पेसिफिक एक प्रोविजन है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर की बात हो रही है। एनी एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, सेल्स, प्रमोशन एक्सपेंस, तो इनमें से किसी एक्सपेंस के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। 10% ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर सेल्स को बोलते हैं। सो सेल्स के 10% से ज्यादा अगर आपने एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, सेल, प्रमोशन पे खर्चा कर दिया फॉर अ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर, तो जो भी 10% से ज्यादा एक्सपेंस होगा, 10% ऑफ सेल्स से ज्यादा एक्सपेंस होगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है। डिसअलाउ होगा कौन सा अमाउंट, जो एक्सीड कर रहा है 10% ऑफ टर्नओवर से। यूटिलिटी बिल्स इन वायलेशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस, तो प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस अभी कोई नहीं है जो आपके सिलेबस में डिस्कस हो सके, तो इसलिए बस ये अगर बताया हुआ हो कि यूटिलिटी बिल्स पे हुए हैं इन वायलेशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड, तो फिर आप उसको डिसअलाउ कर देंगे। यूटिलिटी बिल से मुराद ये कि बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन, ये इन अखराजात की बात हो रही है। With effect from 1st October 2020, any expenditure attributable to sales made by industrial undertaking to person required to be registered but not registered under Sales Tax Act. The attributable expense shall be calculated as follows. A over B into C, where A is the total deductions claimed, B is the turnover of the tax year, and C sales to unregistered person up to rupees 100 million और above। अच्छा जी, अब जरा पहले ये थोड़ा सा सेंस समझ लेते हैं कि ये क्या बात हो रही है। तो इस पहले में वो बिजनेस ट्रांजैक्शन अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जिसके बारे में ये बात की जा रही है। तो ये बात अ, एक ऐसे पर्सन को आप सेल कर रहे हैं, सेल्स मेड बाय इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग टू पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट। मतलब ये हुआ कि आपके कारोबार की कुछ सेल्स हैं, ये सेल्स आप जिसको करते हैं यानी कि जो बायर है, उसमें दो तरह के लोग हैं, रजिस्टर्ड विद सेल्स टैक्स लॉ और अनरजिस्टर्ड विद सेल्स टैक्स। तो ये दो तरह के लोग हैं जिनको आप अपने कारोबार की सेल्स कर रहे हैं। ठीक है। नाउ अगर आप सेल्स कर रहे हैं तो ये रेवेन्यू है या एक्सपेंस है? डेफिनेटली ये रेवेन्यू साइड है, ये आपकी इनकम साइड है, इन इनफ्लोज है। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं इनएडमिसिबल डिडक्शंस, तो यानी कि किसी एक्सपेंस का भी जिक्र होना चाहिए यहाँ पे किसी एक्सपेंस का जिक्र होना चाहिए ना, क्योंकि डिसअलाउड तो एक्सपेंस होगा, कोई एक्सपेंस होगा ना जो डिसअलाउ होगा। इस सेक्शन 21 की तो यही थीम है कि ये कुछ एक्सपेंसेस को डिसअलाउ कर रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं एनी एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल, ये खतरनाक वर्ड है, एट्रीब्यूटेबल, यानी कि इन
कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसका ताल्लुक जिसका क्योंकि ये जो एक्सपेंस हुआ है डेफिनेटली इन सेल्स के लिए हुआ है। तो अब अगर आपकी कुछ सेल रजिस्टर्ड पर्सन को है और आपकी कुछ सेल अनरजिस्टर्ड पर्सन को है, तो अब आपको यही फर्क मालूम करना पड़ेगा इस एक्सपेंसेस में भी कि इन एक्सपेंसेस में से कौन सा एक्सपेंस है जो कि हुआ था उन सेल्स के लिए उन सेल्स के लिए जो कि रजिस्टर्ड पर्सन को की गई थी। एक्सपेंस फॉर सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन और एक्सपेंस फॉर सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो अब आपको अपने इस एक्सपेंसेस को दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपकी जो सेल्स है वो अब सिर्फ सेल्स नहीं है, बल्कि वो सेल्स हैं टू रजिस्टर्ड पर्सन और सेल्स हैं टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। इसी तरह जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो अब सिर्फ एक्सपेंसेस नहीं है, एक्सपेंसेस फॉर सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन एंड फॉर सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, एक्सपेंसेस में भी वो तफरीक करनी पड़ेगी। Any expenditure attributable to sales made by industrial undertaking to a person required to be registered but not registered in the Sales Tax Act. The attributable expense shall be calculated as follows. तो ये इन्होंने बताया आपको ये कि ये आप कैसे अलग एक्सपेंस को अलग कैसे करोगे। हाउ विल यू डू दिस एक्सरसाइज कि आपको जो एक्सपेंस दिया हुआ हो आप उसमें से ये अलग कर लें और ये अलग कर लें, ये कैसे करेंगे आप। तो उसका तरीका ये बताया हुआ है। The attributable expense shall be calculated as follows. टोटल डिडक्शंस क्लेम्स, यानी कि जो भी आपका टोटल एक्सपेंस है, लेट्स से कुछ फिगर लिख लेते हैं यहाँ पे 1000 आपका टोटल एक्सपेंस है। बी इज टर्नओवर फॉर द टैक्स ईयर, यानी कि आपकी टोटल सेल्स, लेट्स से 7000 लिख देते हैं इसको। एंड सी सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अप टू ₹100 million और अबव। और फिर उसके बाद अनरजिस्टर्ड पर्सन को कितनी सेल्स है, लेट्स से इट इज इन मिलियन, 7000 million। सो अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो सेल्स है, सेल्स वन अनरजिस्टर्ड पर्सन अप टू ₹100 million। अगर आपकी जो इधर कौन सी अब लिखी जाएंगी, इधर कौन सी सेल्स लिखी जाएंगी, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर 100 मिलियन से ज्यादा की सेल की है तो वो यहाँ पे लिखी जाएगी, बाकी बैलेंस यहाँ पे लिखा जाएगा। सो लेट्स से मिस्टर के है, उसको आपने 100 मिलियन से ज्यादा की सेल की है, एक ही अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ही वाज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड लेकिन वो अनरजिस्टर्ड है, और आपने उसको 250 मिलियन की सेल किया। तो अगर 250 यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे फिर बैलेंस आएगा, तो वो कितना होगा, 7000 में से हम माइनस अगर करें तो इट विल बी 6750। ठीक है, तो अब ये इस सेल्स का ब्रेकअप बन गया 6750 और दूसरा 250। 250 वो है जिस जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को है, और ये और या तो 100 मिलियन से कम है या फिर रजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स है जो 6750 है। नाउ अब जो फॉर्मूला बताया था ए ओवर बी इंटू सी, उसमें हम क्या करेंगे, टोटल डिडक्शन 1000 ओवर टर्नओवर फॉर द टैक्स ईयर जो कि है 7000 मल्टीप्लाइड बाय सेल्स टू वन अनरजिस्टर्ड जो कि है 250। सो दैट्स हाउ विल डू इट। तो इसको अब अगर आप सॉल्व कर लें 1000 इंटू 250 डिवाइड बाय 7000, इट इज 35.71, let's say it is 36।
तो ये जो अब आपने वर्कआउट किया 36, ये वो है जिसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो द एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो ये आपने क्या कैलकुलेट किया है? 36, 36 इज द एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस। और ये जो एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है, ये क्या होगा? ये चूंकि डिडक्शन नॉट अलाउड में लिखा हुआ है, तो इसलिए डिसअलाउ हो जाएगा। डिसअलाउड एक्सपेंस, अगली रिस्ट्रिक्शन देखें, डिसअलाउड एक्सपेंस शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ क्लेम डिडक्शन। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि क्लेम डिडक्शन कितनी थी, 1000, तो इसका आप बनाएंगे 10%। तो 10% इज 100। तो ये डिसअलाउड एक्सपेंस जो है, जो आपने डिसअलाउ किया है 36, ये इस लिमिट में आता है, इसका मतलब 36 विल बी डिसअलाउ। अच्छा जी, एफबीआर में एग्जेम्प्ट अ पर्सन फ्रॉम दिस क्लॉज। तो एफबीआर के पास ही पावर मौजूद है कि अगर वो चाहे तो किसी पर्सन को कहे जी कि आप ये वाला जो प्रोविजन है लॉ का, इसको बेशक अभी अप्लाई ना करें, और उसको वो एग्जेम्पशन दे दे। ये एफबीआर के पास इख्तियार मौजूद है। ओके जी, सो दिस वाज अबाउट डिडक्शंस नॉट अलाउड। इसमें अगर अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो फिर आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।